जो सत्र है उस सत्र के बारे में हम बात भी करेंगे, चर्चा करेंगे, अपने विचार भी रखेंगे। ठीक है। तो मैं आज के सत्र में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि अ, जीवन में जो भी व्यक्ति का सपना है, जो भी व्यक्ति का कोई ड्रीम है, सपना है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो सकती है? आप चैट बॉक्स में लिखें। आप सभी चैट बॉक्स में अपने आसन का नाम भी जरूर लिखें और ये सवाल का जवाब भी लिखें कि जिस जिस व्यक्ति के मन में सपना है, कुछ करने का, कुछ घर गुजरने का एक जज्बा है, कुछ करना है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो सकती है? सभी को जवाब देना है आसन के साथ। हार्डवर्क, ओके। कार्य के प्रति ललक, ओके। बढ़िया, सभी को जवाब देना। हार्डवर्क, डेडिकेशन, टीना जी कह रही है टाइम मैनेजमेंट, आयुषी जी कह रही है हार्डवर्क, मनीषा जी कह रही है वर्क हार्ड। अब प्रभात जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, संकेत जी जरा उनको देखिए ना, मदद कीजिए। किसी भी परिस्थिति में अपना सपना पूरा करना, ओके। मतलब एक कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ओके। ओके, ठीक है। लगन और मेहनत, ठीक है। ओके, सभी अपने वीडियो ऑन रखे। ओके, समय प्रबंधन, कठिन परिश्रम, रेगुलरिटी, ओके, ठीक है। देखिए आप सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। वैसे तो आप जिस तरह से बता रहे हैं वो सब कुछ जरूरी है, पर साथ में ये हम एक चीज देखें कि अगर समय रहते हुए हमने ये सारे कार्य किए तो ये सब हमें काम आते हैं, और अगर समय बह जाता है तो इसमें से कुछ काम नहीं आता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? राइट। तो सबसे जरूरी किसी भी उम्र में अगर हम देखें तो हम जिस समय से निकल रहे हैं वो समय को हम किस तरह से देख रहे हैं, उसका किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, और उसमें हम अपने कितने कार्य कर पा रहे हैं। हमारे मन में जो इच्छा है, हम जो करना चाहते हैं उसमें से कितने कार्य कर पा रहे हैं, वो चेक करते रहना बहुत जरूरी है। तो हम आज उसी विषय के ऊपर बात करेंगे। आज का विषय है समय प्रबंधन। ठीक है, चलिए तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। सभी लोगों को अपने आसन का नाम चैट बॉक्स में लिखना भी है। जिस पवित्र आसन पे बैठ के हम ये सारी विद्याएं सीख रहे हैं या जो कंसेप्ट हम समझ रहे हैं, उसके लिए वो आसन को भी सम्मान देना बहुत जरूरी है। तो अपने अपने आसन का नाम जरूर लिखें। ठीक है, ज्ञानार्जन, लक्ष्य, एम अचीवर, विजय जी, ओके, बढ़िया। उत्साह, टीना जी, बहुत अच्छा। लक्ष्य, दृढ़ निश्चय, ओके। हमारे आसन के नाम ही हमें बहुत प्रेरित करते हैं। ऐसे ऐसे आसन के नाम आप सबने रखे जो हमें खुद को मोटिवेशन देते हैं। आत्मोन्नति, पूर्णिमा, बढ़िया। चलिए तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। आज का हमारा सत्र है समय प्रबंधन। और समय एक ऐसी बात है कि जो पल पल निकलता है और हमें पता नहीं चलता है, और जिसको पता चलता है वो पल पल का उपयोग करता है।
ठीक है, तो समय प्रबंधन क्यों, है ना। आसन का नाम आप सबने लिख लिया है। नियत कार्य की आज बात हो गई है। अभी हमने शुरुआत में ही नियत कार्य की बात कर ली, सब लोग जुड़ रहे थे तब। दोनों वीडियो से जो सीखा है वो हम सत्र के दौरान ही बात करेंगे। अच्छा, पहले ये बता दीजिए कि कितने लोगों ने दोनों वीडियो देखे। रेज योर हैंड तो पता चलेगा, क्योंकि बहुत जरूरी वीडियो थे दोनों। ओके, बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, अच्छी बात है। चलिए, तो पहले थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं कि आपका नजरिया कैसा बना वीडियो देखकर। तो हम इनवाइट करते हैं सुरभि जी सागर से। सुरभि जी, आप अपनी बात रखें कि आपने पहले वीडियो से क्या सीखा संक्षिप्त में। अनम्यूट करें अपने आप को। यस सर, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सर, मैंने देखा कि हार्ड वर्क अनम्यूट करें। अभी नहीं हुआ अनम्यूट, अभी हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो मैं बोल रही थी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब हम हार्ड वर्क करते हैं तब फिर हमें आइडिया होता है कि हम इसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं, स्मार्ट वर्क कैसे किया जाना चाहिए। ये हो गई बात। फिर है जब हम किसी चीज को करते हैं, कोई भी कार्य हो, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई भी XYZ ड्राइविंग सीख रहे हो, तो अपन क्या है, अगर अपन 10 दिन भी करते हैं और 10 दिन के बाद कुछ दिन छोड़ दे तो वो क्या फ्लो नहीं रह जाता उस चीज का, वो आदत छूट जाती है करने की। तो हमको लगातार उस चीज को सीखने के लिए, उसमें और बेहतर करने के लिए लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, जिससे हमारा फ्लो बना रहे, हम वो चीजें ना भूलें। ओके सर, यही बस था, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों डिफरेंट है। चलिए, दूसरे वीडियो के बारे में हम शेयरिंग ले लेते हैं। और दूसरे वीडियो के लिए मैं मोहित जी, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप अपनी बात रखें। जी सर, सभी को जय जिनेंद्र। जैसे जैसा कि दूसरी वीडियो में देखा था, एलन मस्क के बारे में बताया था, जो टेस्ला कंपनी के और ऐसी टोटल 6 कंपनियों के वो फाउंडर है। और देखा कि जो उनको काम करने का जो उनका तरीका था, वो बचपन से ही डेवलप किया था उनने। मतलब बाकी जिस जगह उनने पार्टी का, उसमें वीडियो में बताया कि पार्टी होती थी, लेकिन जो अंडर एज थे वो लोग, तो वो और उनके दोस्त पार्टी करने नहीं जाते थे, जैसा कि फॉरेन कंट्री में चलता है। तो उनने नई तरकीब लगाई, नई आइडिया लगाया, तो उनने खुद पार्टी ऑर्गेनाइज की और $5-5 में सबको वो किया, इनविटेशन दिया। तो पैसा वसूल भी हो गया और पार्टी भी हो गई। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये मैनेजमेंट जो मार्केटिंग ट्रिक थी वो देखी। फिर ये 14 साल के हुए, तो 14 साल में ही इन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया और बेचना शुरू कर दिया। और फिर नई नई इनोवेटिव चीजें जो स्पेस में रह के बाकी सब चीजें, चूंकि ये दुनिया के टॉप रिचेस्ट बिलियनियर में भी है, टॉप 3 में इनका नाम आता है। और टेस्ला, चूंकि कार में मुझे इंटरेस्टेड हूँ, तो टेस्ला के बारे में पढ़ा, तो फिर इनके बारे में पढ़ा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चीज ये सीखी कि आपका प्रॉपर शेड्यूल तो होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जैसे दिन में ऐसे कई बार हो जाता है, कोई अवांछित कार्य हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो हमारा रूटीन बिगड़ जाता है। तो वो सबसे टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छी चीज देखी थी कि आप फिक्स कर लें कि भाई हमें 4 घंटे पढ़ाई में देना है। तब वो 24 घंटे में से कोई भी 4 घंटे हो सकते हैं। 1 घंटा आप सुबह पढ़ लो, 2 घंटा दोपहर में पढ़ लो, 1 घंटा रात में पढ़ लो। ऐसे आप काम को डिवाइड करके रखें कि भाई मुझे इसमें इस काम को इतना टाइम देना है, तो वो 24 घंटे में आप उसको बांध के रखें, तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा। और बाकी और भी उदाहरण दिए थे, बिल गेट्स का भी उदाहरण दिया था, सब लोगों का एग्जाम्पल दिया था कि भाई ये सब जितने भी रिचेस्ट पर्सन हुए हैं या जितनी भी महान शख्सियत हुई है, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया है। पहले हार्ड वर्क किया, फिर हार्ड वर्क के बाद स्मार्ट वर्क किया, टाइम मैनेजमेंट किया, और फिर ये उपलब्धि हासिल की। बहुत बढ़िया मोहित जी। देखिए, समझने वाली बात यह है कि स्मार्ट वर्क मतलब क्या, कि बुद्धि का उपयोग करते हुए कामों को आसान करना, कामों के तरीकों को जो है वो आसान करना। बट वो बुद्धि तभी काम करती है जब पहले वो कामों को हमने खुद हार्डवर्क करके किया होता है, तभी हम समझ पाते हैं कि ये कार्य कैसे होता है और किस तरह से करते हैं, तभी फिर हम स्मार्ट वर्क कर पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम कार्यों के साथ जुड़े, हार्डवर्क करें और फिर अपनी बुद्धि लगा के उसमें स्मार्ट वर्क ऐड कर सकते हैं।
चलिए मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और स्क्रीन में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप सभी को अभिनंदन इसलिए देना चाहता हूं कि आप सभी अब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं और ग्रुप में भी आप रखते हैं। आज सुबह का हमारा प्राणायाम हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं वीक में 4 दिन में घूम जाता हूँ। मेरा समय शाम का भी रहता है और सुबह भी रहता है, बट मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आज कमेंट में नहीं लिखा है कि मैं आज घूम के आया हूँ, बट कल से मैं जरूर लिखूंगा। तो ये मेरा भी एक नियत कार्य है, खासकर हेल्थ के रूप में। तो मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूँ कि आप ये करते हैं। एक दूसरी तो मन की स्थिरता के लिए और मन की जो चंचलता होती है ना, उसको दूर करने के लिए दूसरा एक प्राणायाम है, वो भी आज हम सीखते हैं। और वो प्राणायाम से सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो इम्यूनिटी है ना, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आता है और वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो प्राणायाम है वो प्राणायाम हम करते हैं। मैं आपको पूरा प्राणायाम पहले एक बार करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको 2 बार करना है और फिर आप घर पे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं अपनी स्क्रीन ऑन करता हूं। करना क्या है, रीढ़, जब भी प्राणायाम में बैठे रीढ़ की हड्डी हमारी एकदम सीधी रहनी चाहिए, आंखें बंद रखनी है। आंखें अभी जो प्राणायाम कर रहे हैं उस प्राणायाम को हम कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, तो आंखें बंद रखते हुए दाएं हाथ का अंगूठा दाई नासिका पर रखना है, बाई नासिका खुली रहेगी। ये जो 2 उंगलियां है जहां पे हम तिलक और कंकु करते हैं, तो वहां पे आपको रखनी है। बाई नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे, बाई नासिका से श्वास को अंदर लेंगे। ये 2 उंगलियां है, उससे बाई नासिका बंद करेंगे और दाई नासिका खोल के दाई नासिका से पूरा श्वास बाहर, फिर दाई नासिका से श्वास अंदर, दाई नासिका बंद, बाई नासिका से श्वास बाहर, बाई नासिका से श्वास अंदर, बाई नासिका बंद, दाई नासिका खुली, श्वास बाहर, दाई नासिका से श्वास अंदर, दाई नासिका बंद, बाई से बाहर। तो इस आवर्तन में हमें ये प्राणायाम करना है। तो सब लोग तैयार हैं? कोई सवाल है इसमें? बहुत इजी है। एक नासिका बंद करनी है, बाई नासिका से श्वास बाहर, बाई नासिका से श्वास अंदर, फिर बाई नासिका बंद, दाई नासिका से श्वास बाहर, दाई नासिका से श्वास। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। सभी को करना है, सभी लोग अपनी आंखें बंद कर ले, सभी शिक्षक मित्र। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, दाई नासिका बंद, दाएं अंगूठे से दाई नासिका बंद। अभी मैं बोलूंगा उसी के ऊपर ध्यान देना है। आंखें बंद रखेंगे, बाई नासिका से श्वास बाहर, महसूस करें कि श्वास बाहर निकल रही है। पूरी बाहर निकालनी है। बाई नासिका से श्वास अंदर भरे। अब 2 उंगलियों से बाई नासिका बंद करें
और दाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़े। दाई नासिका से वापिस श्वास अंदर ले। जितना हो सके उतना श्वास लेना है। दाई नासिका बंद करें अंगूठे से और बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़े। फिर से एक बार बाई नासिका से श्वास अंदर, बाई नासिका बंद, दाई नासिका से श्वास बाहर। दाई नासिका से श्वास अंदर, बाई नासिका से श्वास बाहर। लंबा श्वास लेना है और लंबा श्वास छोड़ना है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए। ऐसा है कि किसी को समझ में नहीं आया या कोई सवाल है? इजी है ना? क्या कह रही है प्रियंका जी? अनम्यूट करें। मैं करती हूँ। अरे बढ़िया, बहुत अच्छा। तो जो करते हैं उनको तो सीखने की जरूरत ही नहीं है, बट ये एक प्राणायाम ऐसा है कि बीमार व्यक्ति भी सोते सोते ये प्राणायाम कर सकता है। सारे प्राणायामों में यही एक प्राणायाम है कि आदमी जब बीमार है तो भी वो सोते सोते कर सकता है, और ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरा कि ये प्राणायाम से हमारी श्वास जो है ना वो बहुत गहरी होती है, हमारा जो ध्यान है वो ज्यादा स्थिर होता है, फोकस हमारा बढ़ता है, मन में शांति का अनुभव बढ़ता जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत मजबूत करता है। और इससे क्या होता है कि आपको जो जल्दी से गुस्सा आ जाता है ना, हम चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो ये प्राणायाम करने से ये अपने आप कंट्रोल में आता है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन। और बाकी सारे हेल्थ के फायदे जो है, क्योंकि श्वास जो है, प्राणवायु जो है ना, जब शरीर के भीतर जाता है तो शरीर के भीतर जाके हमारे प्रत्येक कोश में जो न्यूक्लियस होता है ना, जो अणु होता है, वो अणु को वो ऊर्जान्वित करता है। तो अणु की ताकत को भी वो बहुत बढ़ाता है, और हमारी जो अंदर की स्वस्थता है, जो जो जीवन शक्ति है ना, जिसको हम इंग्लिश में वाइटालिटी कहते हैं, तो वो जीवन शक्ति है ना और ज्यादा मजबूत होती है। जो लोग हमेशा के लिए यंग रहना चाहते हैं ना, पूरी जिंदगी, तो उनको ये प्राणायाम जरूर कर। आप हमेशा यंग रहे, है ना। और 5 मिनट से लेके 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी कर सको आप करो। और खासकर प्रकृति का वातावरण है उसमें जाके आप करते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि प्रकृति में सुबह प्राणवायु की जो मात्रा होती है ना वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो कैसा लगा? और मुझे ये बताया कि कितने लोग करने के लिए तैयार है कि भाई अब हम इसको भी जीवन में जोड़ेंगे। प्रियंका जी ने तो जोड़ ही रखा है, बट कितने लोग ऐसा मानते हैं कि भाई हम करेंगे? चलिए, आकृति जी करेंगी, रश्मि जी तो करती है, बढ़िया। शिक्षा जी करेगी, सुरभि जी भी करेंगे, बढ़िया। टीना जी भी, बहुत अच्छा। और ये सब है ना, ये छोटी छोटी बात है, ये हमारे बच्चों को भी, क्लास के बच्चों को भी हम सिखा सकते हैं, जिससे उनका हर एक कार्य में परफॉर्मेंस है ना और ज्यादा तेज होगा। अब मान लो कि आप कोई भी क्लास शुरू करते हैं, तो बच्चे, आप जैसे ही क्लास में गए तो बच्चे बहुत धमाल मस्ती वो सब कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पहली 2-3 मिनट आप उनको ये प्राणायाम करवा दे, देखिए बच्चा एकदम शांत हो जाएगा, है ना। और फिर आपके उसमें भी रहेगा। बट हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना है। बच्चे को क्या है, हर पल हर समय कुछ नया चाहिए। एक एक तरह की चीजों से वो कभी बोर हो जाता है, तो कभी उनसे भी करवाए, कभी हम करवाए, ऐसा कर सकते। चलिए, बढ़िया। तो कल से जैसे ही हम सुबह भ्रामरी और अनुलोम विलोम प्राणायाम कंप्लीट करते हैं, तो ग्रुप में हम जरूर लिखेंगे कि आज का मेरा दोनों प्राणायाम पूरा हो गया। ठीक है,
बाकी सारे मित्र, अंशिका जी, मंजरी जी, आप अपना वीडियो ऑन रखे, सुरभि जी, आयुषी जी, ठीक है। चलिए, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। एक जरूरी बात मैं आप सभी से करना चाहता हूं। ये जरूरी बात ये है कि फीडबैक तो मैंने देखे हैं, ठीक है। हाँ, खुद से पूछने वाले कुछ प्रश्न हैं। आप, मैं ये शेयरिंग आपको करूंगा पीपीटी, तो ये प्रश्न आप अपने आप को पूछते रहे। देखिए, होगा क्या कि जब हम इस तरह के प्रश्न अपने आप को पूछते हैं ना, तो हम तय कर पाते हैं कि भाई हमारी विकास की यात्रा, हमारी स्व विकास की जो यात्रा है वो चल रही है कि रुकी हुई। मेरे खुद के नजरिए में क्या परिवर्तन आया है, मैं परिवर्तित हो रहा हूँ, अच्छा नजरिया बन रहा है, मेरी आदतों में कुछ बदलाव आ रहा है, क्या मैं खुद की धार को तेज कर रहा हूँ, है ना। मतलब मैं और जो भी काम करता हूँ उसमें श्रेष्ठत्व मेरा बढ़ रहा है, आ रहा है। मैं अपना कार्य कैसे करता हूँ, करती हूँ, हाथ से यानी करने के लिए दिमाग से, मतलब थोड़ा बुद्धि भी उपयोग करते हैं या दिल से। देखो, कार्य तो सब करते हैं, बट वो 3 तरह से होते हैं। जो हाथ से करता है ना, वो करने के लिए करता है। दिमाग से करता है ना, तो उसमें उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। और दिल से करता है ना, तो वो खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी करता है। तो हम जो भी कार्य करते हैं ना, उसमें अपने आप को पूछ ले कि भाई ये हाथ वाला है, दिमाग वाला है या दिल वाला है, ठीक है। तो ये अपने आप को हमें पूछते रहना है, फिर धीरे धीरे उसमें आपकी दिल की मात्रा जो है ना वो बढ़ती जाएगी और आपको हर एक कार्य में सुकून महसूस होगा और बहुत आनंद आएगा। क्या मैं परिवार के लोगों और बच्चों में उनकी अच्छाइयाँ देख पा रही हूँ? ये भी एक सवाल हमें अपने आप को करना है। क्या मैं आसपास अच्छाइयाँ देख पा रही हूँ, देख पा रहा हूँ? जैसे कि पिछले सत्र में नियत कार्य में आप लोगों ने जो किया ना, वो सबसे अच्छी बात थी कि आपने एक-एक व्यक्ति की जो अच्छाइयाँ है वो देखी और ग्रुप में लिखी। तो ये बहुत बढ़िया था और ऐसा हमें सबके साथ करना है, परिवार के लोगों के साथ, क्लास के बच्चों के साथ तो सबसे ज़्यादा करना है। उनमें जो अच्छाइयाँ है ना, वो ढूँढ-ढूँढ के निकालनी है और फिर उनको बतानी है कि देखो बच्चा, तुम्हारे में ये है, तुम्हारे में ये है। वो बच्चे बहुत खुश होते हैं, ठीक है। पढ़ाई के अलावा भी पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज होती है जो हम देख सकते हैं बच्चों में, है ना। क्या ये देखिए, मैं एक बात आप लोगों से इसमें ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आज तक हमने इतने सारे सत्र किए, मैंने आप में से किसी को भी ये पूछा कि भाई आपके आपकी पढ़ाई में कितने मार्क्स आए थे? मैंने किसी को भी पूछा था? आप जरा चैट बॉक्स में बताइए। किसी को भी पूछा कि आपका आपका 10th में कितने ग्रेड आए थे, 12th में कितने ग्रेड आए? ऐसा पूछा है मैंने? नहीं पूछा है। क्योंकि हमें सफल होने के लिए मार्क्स की जरूरत बहुत कम है, हमारे एटीट्यूड की जरूरत सबसे ज्यादा है। और एटीट्यूड तभी बन पाता है जब हम अपने आप को बदल पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं चीज आप लोगों, जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये क्या है कि ये हमें इवेल्युएट करवाती है अपने आप से कि भाई मैं बदल पा रहा हूँ, मैं सीख पा रहा हूँ, मेरा स्व विकास हो रहा है। क्या मैं अपने आसपास के लोगों में उनकी शक्ति के अनुसार उनको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिमान देख पा रही हूँ, देख पा रहा हूँ? क्या ये प्रशिक्षण में सीखी बातों को मैं किसी और को सिखा रहा हूँ? इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने अपने विद्यार्थियों के गुणों को नोट करना शुरू किया क्या? मेरे लक्ष्य तय हो गए हैं, मेरी योजना तैयार है, कैसा क्लियर हो रहा है? अगर ये सवाल हम पूछेंगे तो हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, बताइए, है कि नहीं? रोज सुबह उठ के आपको ये सवाल, या फिर रात को, जो रूबी जी ने बताया ना कि वो आत्मचिंतन करती है, तो ये आत्मचिंतन में ये सारे सवाल भी आ जाने चाहिए कि भाई ऐसा हो रहा है क्या, मैं वही का वही हूँ, वही की वही हूँ, कि मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है, मैं आगे बढ़ रही हूँ? तो ये सवालों से आपको फायदा होगा। क्या आप ये मानते हैं? यस और नो? ठीक है, आकृति जी, रश्मि जी, यस, टीना जी, शिक्षा जी। तो अपने आप को मैंने ये पीपीटी में ऐसे ही डाल दूंगा, स्लाइड भी डाल दूंगा ग्रुप में। तो हमें ये प्रश्न अपने आप को पूछते रहने हैं ताकि हमारी स्व विकास की जो यात्रा है ना वो निरंतर बनी रहे, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं आप लोगों के साथ और
आज का हमारा जो विषय है उस विषय के ऊपर हम बात करते हैं। समय प्रबंधन क्या है? आप लोगों ने लिख लिया है कि भाई वो तो टाइम मैनेजमेंट है। देखिए, समय कभी भी गुजरता नहीं है, समय हमारे जीवन में से गुजर जाता है। सही बात है कि नहीं है? अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो समय गुजर जाता है, और ध्यान रखते हैं तो समय का आयोजन हमें कभी करना नहीं है। समझ में आया? समय का आयोजन नहीं करना। तो आयोजन किसका करना है? हम सब बड़े बड़े लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट होता ही नहीं है। क्या होता है? स्वयं का प्रबंधन करना, सेल्फ मैनेजमेंट होता है। टाइम और हमारी सेल्फ, ये क्या अलग है? ये एक दूसरे से जुड़े हैं, परस्पर है। तो हम खुद को मैनेज करेंगे तो टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। यस और नो? सही कह रहा हूं? तो स्वयं का प्रबंधन कर, सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? तो भाई समय का महत्व तो हम सब समझते ही है। ठीक है, समय इंपॉर्टेंट ही है। आकृति जी, सुरभि जी, सभी अपने वीडियो ऑन रखे। मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूं, कहीं खो ना जाए। ठीक है, तो स्वयं का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। तो सेल्फ में देखिए, जो लोग खुद को थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, खुद के सपनों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, खुद को 5, 10, 15, 20 सालों के बाद किसी एक पोजीशन पे देखना चाहते हैं, वो लोग समय को अपने हिसाब से उपयोग करते हैं। बाकी सब लोग जिनका खुद का कुछ करने का सपना या नहीं होता है, तो वो दूसरों के लिए उपयोग होते हैं। ठीक है, उसमें भी गलत नहीं है। बट अगर हम अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अपनी शर्तों पे अपना जीवन जीना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो सेल्फ मैनेजमेंट जरूरी है। समय स्वयं का प्रबंधन बहुत जरूरी है। वो कैसे करते हैं उसकी थोड़ी बात कर ले। तो समय प्रबंधन करना यानी जीवन की हर घटना को अवसर में बदल देना। आग लगने पर कुआं खोदने नहीं जाना, बल्कि पहले से ही एहतियाती उपाय करना। इसलिए समय प्रबंधन के साथ मनुष्य समस्या केंद्रित नहीं बल्कि अवसर केंद्रित बन जाता है। अब जैसे कि ये बात हमने लिखी है, बरोबर है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं कि होता क्या है कि कई बार, मैं आगे भी आपको एक स्लाइड में ये शेयर करूंगा कि कई बार क्या होता है पता है, कि हम कई सारे काम जो है ना, वो मतलब जब तक उसकी एकदम जरूरत खड़ी ना हो ना, तब तक करते ही नहीं। जैसे कि ऐसा देखते हैं कि भाई अ, जिनको किसी को डायबिटीज हो गई, ठीक है, तो डायबिटीज होने के बाद वो प्राणायाम चालू करेंगे। उसको उनको पता है कि प्राणायाम करने से डायबिटीज पे कंट्रोल आता है, उनको पता है कि कपालभाति करने से कंट्रोल आता है। सब बुद्धि से सब जानते हैं। बट क्या होता है कि जब तक जीवन में जरूर नहीं पड़ती है ना, तब तक वो नहीं करते, उसको टालते रहते हैं। राइट? तो समय प्रबंधन क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आज ही एक्शन लेना, पहले से हमारे प्लानिंग में उसका फॉरकास्ट कर लेना, उसको देख लेना कि ये आगे जाके करना पड़ेगा, जरूरी। ठीक है, अब दूसरा एक बात कि भाई होता क्या है कि पैसों की अहमियत तो बहुत होती है ना? तो हमने क्लास में भी बच्चों को देखा होगा, इवन हमने भी अनुभव किया होगा कि पहले मम्मी पापा हमें घर अपने खर्चे के लिए जो पैसे देते थे, तो कई बार क्या होता था कि भाई पानी पूरी खानी है, कचौड़ी खानी है, या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, तो उसमें हम उड़ा देते थे, है ना? अब होता क्या था कि अब जब कोई निजी काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, वो सोचते थे कि अब क्या करें, मम्मी पापा से कैसे मांगेंगे, पापा को पूछूंगी कि पापा पैसे दो, तो वो क्या सवाल करेंगे, अरे अभी पिछले हफ्ते तो दिए थे, क्या हुआ, है ना? पर अगर मैं अपने एक स्टूडेंट रहते हुए मैं अपने कामों का आयोजन करूं कि भाई मुझे इस महीने में ये पैसों की यहाँ जरूर होने वाली है, तो मैं कितना खर्चा अपने लिए
अपनी टेस्ट के लिए यूज करूंगा, मतलब जो मुझे खाना है उसके लिए यूज करूंगा, और कितना पैसा मैं बचाऊंगा जिससे मेरे आने वाले काम हो जाए। तो ये क्या होता है, ये छोटा सा प्लानिंग का टूल है कि भाई मैंने सोचा तो मैं प्लान करूंगा, नहीं तो नहीं। अब ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है कि भाई वो फिजूल में ऐसे खर्चे कर लेते हैं, फिर बाद में जब उनको जरूरत पड़ती है तो दूसरों से उधार लेना पड़ता है या मम्मी पापा से छुपा कर कुछ उसका आयोजन करना पड़ता है, तो ये गलत रहता है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं स्वयं सेल्फ मैनेजमेंट की, तो कैसे होता है वो भी देखते हैं। हमारा जो समय होता है ना, वो 4 भागों में नापा जा सकता है। तो 4 भाग कैसे समझना, बहुत बढ़िया है। तो एक एक जो होता है ना, एक भाग जो होता है उसमें होता है तुरंत करने वाले काम, मतलब कि उसमें वो काम ऐसे होते हैं कि आपको तुरंत निपटाना ही पड़े, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। जैसे कि मतलब आग लगी और कुआं खोदा, ऐसा कि अब क्या है कि ये अगर मैं बिजली का बिल नहीं भरूंगा तो घर की बिजली कट जाएगी, मैंने मिस कर ली, तो मतलब सुबह उठ के सारे काम छोड़कर मुझे पहले बिजली का बिल भरने जाना है। ठीक है, दूसरा एक काम ऐसा हुआ कि मैं अगर गांव में पानी सुबह 5 बजे आता है, ठीक है, और मैं सुबह 5 बजे नहीं उठ रहा हूं और मैं सोता रहा, तो हुआ क्या, अरे अब पानी, मेरी आंख 7 बजे खुली तो मुझे नदी से जाके पानी लाना पड़ेगा, बाल्दियां खींच के लानी पड़ेगी। ये सारे कार्य क्या होते हैं कि भाई ऐसा है कि इतने जरूरी होते हैं कि अगर वो नहीं करेंगे तो नहीं। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल भरवाना, अब 2 व्हीलर तो हम चला रहे हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे ही पेट्रोल की टंकी खाली होती है तो वो ब्लिंक होने लगता है, उसका एक जो मीटर आता है ना वो ब्लिंक होने लगता है। तो हम कई बार उसको देखते हैं, हाँ ये पेट्रोल खाली हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, पर हम भराते नहीं है। फिर ऐसा लगता है कि भाई अब एकदम कटोकटी आ गई है, तब हमें भागना पड़ता है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि भाई आप बस से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं रेगुलरली, तो आप क्या करते हैं कि बस जो आने वाली है उससे 2 मिनट पहले घर से निकलते हैं, और फिर क्या करते हैं, पूरे रास्ते भाग कर जाते हैं, दौड़ते दौड़ते बस को पकड़ने जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई ये कार्य तो बहुत जरूरी है क्योंकि जाना जरूरी है, वो महत्वपूर्ण भी है, पर उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हम देखिए ना किसका चालू हो रहा है, तुम्हें खुद पे डाउट नहीं करना। ओके, सब लोग मेरे साथ हैं? तो महत्वपूर्ण कार्य भी है और तुरंत करने वाले कार्य है, मतलब वो कार्य ऐसे है कि पेट्रोल नहीं भराएंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, बस नहीं पकड़ेंगे तो काम पे पहुंचेंगे नहीं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी कार्य होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं और तुरंत भी करने पड़ते हैं। दूसरा एक भाग होता है जो तुरंत करने वाला कार्य नहीं है, पर उसको हम करते रहते हैं तो लंबी अवधि में बहुत जबरदस्त उसमें बदलाव आता है। जैसे कि आप उस कार्य को पहले से निपटाने के लिए तैयार है और आपने वो कार्य के लिए पहले से प्लानिंग करके रखा है, और नियमित रूप से जब वो कार्य करते हैं, किसी का वीडियो ऑन हो जाता है, मक्कम गति से वो कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में जबरदस्त गुणात्मक परिवर्तन उससे आता है। तीसरा है कि महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, तुरंत करने वाले हैं बट महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण भी देता हूं कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बरोबर, और बहुत मतलब एग्जाम नजदीक आ रही है, पढ़ाई करना जारी है, और हुआ क्या कि आपके दोस्त का फोन आ गया। अब आपके दोस्त का फोन आ गया तो आप लंबी लंबी बातें करते हैं। अब आपको पता है कि कल एग्जाम है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, और फिर भी हम उससे लंबी लंबी बातें करते हैं, और उससे होता क्या है कि बात तो कर रहे हैं बट अंदर मन में चल रहा है, अरे मेरा सिलेबस बाकी है, मेरा सिलेबस बाकी है, मैं पढ़ूंगी नहीं तो कल लिखूंगी क्या, अरे रे रे। और ऐसा भी सोचते हैं कि अगर मैं इसका फोन काट दूंगी तो बुरा लग जाएगा, वो रूठ जाएगी, फिर मुझसे बात नहीं करेगी, तो ये दोनों द्वंद चलता है। तो वो भी जरूरी है कि जिसका फोन आया है, और हमारी परीक्षा भी जरूरी है, पर हम मतलब वो
महत्वपूर्ण है, बट तुरंत करने के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी उसको हम महत्व देते हैं और हमारे कार्य को छोड़ते हैं। और ऐसा मैंने कई बार कई स्टूडेंट्स को देखा है कि ऐसा मैंने भी इवन स्टूडेंट रहते हुए महसूस किया है, अरे यार मेरा दोस्त आया है, उसको बुरा लग जाएगा, अरे मैं उसको साथ अभी नहीं जाऊंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, सारे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और ऐसा करके मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं ज्यादा महत्व देता नहीं। तो पता है क्या होता है इससे, सबसे ज्यादा लोग परेशान इसलिए होते हैं कि उनको लोगों को सही तरीके से ना कहना आता नहीं। उनको लगता है कि मैं ना कहूंगी तो उनको बुरा लग जाएगा, है ना, तो उसलिए उस समय वो दे देते हैं। तो सबसे जरूरी ये है कि भाई हमें ना कहना सीखना पड़ेगा कि ये कार्य अभी मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए दूसरा कार्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीसरा भाग है। और चौथा भाग क्या है, चौथा भाग जो है उसमें ऐसे हम कार्य करते हैं कि जैसे हमारे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है, जो समय बर्बाद करती है ना। तो ऐसे कौन कौन से कार्य है, तो देखो ऐसा है कि पहला जो कार्य है जो महत्वपूर्ण है और तुरंत करने वाले हैं, मतलब वो बेहद जरूरी है, बट हमेशा कैसे है कि भागते भागते करने पड़ते हैं। हम प्लान नहीं करते हैं तो हमें भागना ही पड़ेगा, और क्या होगा। दूसरा है कि हम उसका प्लान करते हैं तो लंबी अवधि में हमें बहुत ज्यादा उसमें बदलाव दिखता है। मैं एग्जांपल भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में देता हूँ इसका, और वो जबरदस्त आपके जीवन के लिए फायदेमंद होता है और सकारात्मक रहता है। तीसरा जो है कि काम तुरंत करने वाले हैं बट महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं तो उसको ज्यादा महत्व देते हैं और पढ़ाई को कम। मतलब आभासी जो होते हैं, हम आभासी कल्पनाओं में उसको जीते हैं। अरे यार उसको बुरा लग जाएगा, बाप रे बाप क्या होगा, लोगों के साथ मेरे बारे में क्या बात करेगी यार, मेरी कैसी इमेज बनाएगी, ये वो और फिर चलता है। और जो चौथा है वो समय खा जाता है। तो अब उसमें ऐसे कौन कौन से कार्य है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि तुरंत करने वाले कार्य जो एग्जाम्पल है, जैसे कि गैस बिल हो गया, गाड़ी में पेट्रोल हो गया, लाइट बिल हो गया, फिर घर पे एकदम 1 मिनट पहले घर से बाहर निकलना और बस के लिए दौड़ना, ये सारे कार्य ऐसे होते हैं ना भाग भाग कर करने पड़ते हैं। हम प्लान नहीं करते हैं तो हमें हमेशा इसके लिए दौड़ते रहना पड़ता है। और ऐसे लोगों को आपने अपने परिवार में घर में आसपास देखा होगा कि वो व्यक्ति हमेशा दौड़ता ही रहता है। मतलब कभी उसने पहले से आयोजन नहीं किया है तो वो अंत में हर एक काम के लिए दौड़ता है, ये करना बाकी रह गया, ये करना बाकी रह गया, ये करना बाकी रह गया, पूरी टूर पे निकल गए और घर की चाबी ताले में रह गई। ठीक है, तो फिर वो याद करते हैं और टूर भी बर्बाद होती है और वो चिंता में वो घर का जोखिम भी बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है, ये प्लान नहीं होता इसलिए होता है। तो पहले जो तुरंत करने वाले कार्य और महत्वपूर्ण है उसको अच्छे से करने के लिए हमें दूसरे भाग में जाना बहुत जरूरी है। तो दूसरा भाग क्या है, तुरंत नहीं करने वाले कार्य वो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई हमें पता है कि आजकल बाहर खाने में बहुत सारी वैरायटी मिलती है। आप पिज्जा की बात कर लो, आप बर्गर की बात कर लो। आजकल मैंने देखा है कि भाई छोटे छोटे गांवों में केक का कल्चर बहुत बड़ा है। मतलब लोग बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी केक डेकोरेट करते हैं, बनाते हैं और फिर उसको खाते हैं। अब हम उसमें ये कभी हम सोचते नहीं है कि ये केक जो बनती है या पिज्जा बर्गर और जो भी हम खाते हैं क्या वो हमारी हेल्थ के लिए इतने फायदेमंद है कि नहीं है। बट अब जब युवानी में एक टेस्ट चढ़ गया, अब नई नई जो जनरेशन आ रही है, हमारे घर में जो बच्चे आ रहे हैं, हमने तो अपनी अब कुछ समय रहते हैं, मतलब जब पढ़ते थे तब हमने कुछ पिज्जा और बर्गर खाया था। अब तो छोटे छोटे बच्चों को अभी से हमने खिलाना शुरू कर दिया है। अब आप सोचिए कि ये आइटम जिससे बनती है उसमें क्या होता है, मैदा होता है। अब मैदा शरीर के लिए कितना स्वास्थ्यप्रद है ये तो हम सोचते ही नहीं है, हम तो टेस्ट के लिए खाते हैं। तो होता क्या है कि अभी अगर हम उसके ऊपर काम नहीं करते हैं तो लंबी अवधि में हमें उस खाने के हिसाब से जो भी डिजीज होते हैं वो उसके लिए हम तैयार करते हैं अपने शरीर को। तो होता क्या है, हमारे शहर में ऐसा कहा जाता है कि 45-50 साल तक आप बहुत सारे पैसे कमाओ और जैसे ही 51 साल के होते हैं तो आप किनके लिए पैसे कमा रहे थे, डॉक्टर के लिए, उनको जाके दो। तो 50 साल तक बहुत पैसे कमाओ और फिर 51 साल से जितना कमाया है वो डॉक्टर को जाके बांटो। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, हमने कसरत नहीं की, हमने हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया
और ऐसी ऐसी चीजें खाई फटाफट काम करने में कि फिर हमारी बॉडी जो है ना उसने काम देना बंद कर दिया। आप समझ रहे हैं ना, ये हमारी जो बॉडी है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसको इसको जैसे संभालोगे वैसा वो भविष्य में काम देगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो दूसरा जो भाग है उसमें कसरत में अगर रोज नियमित रूप से 10 मिनट 15 मिनट प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, घूमना, जिम कर लेता हूं तो आने वाले 50 60 70 सालों में मुझे उसका फल जरूर मिलने वाला है। जब मैं 50 साल की होंगी, 70 साल की होंगी, 60 साल का, उस समय मेरा आज का इन्वेस्टमेंट बोलेगा कि मैंने अपने जवानी में, अपने शुरुआत के दिनों में बहुत अच्छे से शरीर को संभाला, प्राणायाम किया, योग किया और उससे मैं स्वस्थ हूं। फिर पढ़ाई की अगर बात करें तो कई लोगों को मैंने देखा है कि भाई एग्जाम आते हैं तभी पढ़ते हैं, पहले से तो प्रिपरेशन करते ही नहीं है। हो जाएगा, हो जाएगा, अरे बहुत टाइम है, हो जाएगा। तो हो जाएगा में हो ही जाता है। क्या हो जाता है? जो नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। ठीक है, तो भाई पढ़ाई का भी प्लानिंग पहले से। दूसरे भाग में जो लोग जीते हैं ना उनकी जिंदगी है ना सुकून वाली, क्योंकि उनको पता है कि भाई आने वाले समय में मुझे क्या करना है, उसका प्लानिंग वो पहले से करके चलते हैं। उनको भागना नहीं पड़ता है, अरे कल एग्जाम है, मैंने पढ़ा नहीं, सब बाकी रह गया, अरे अभी लाइट जाना था, अभी लाइट चली गई, अरे ये जीबी ये बिजली वाले, सप्लाई वाले है ना, उनको तो कोई अक्ल नहीं है, उनको पता नहीं है बच्चे कितने परेशान होते हैं। ऐसा है, मन में बहुत सारी बातें हम बोलते हैं, बट हम ये नहीं सोचते हैं कि भाई मैंने पहले से तैयारी कर ली होती तो अगले दिन बिजली जाती है तो मैं मैनेज कर सकता था। ठीक है, तो ये सोचना भी बहुत जरूरी है कि भाई हम प्लानिंग करते हैं पढ़ाई का, हम खुद करेंगे तो हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे और कैसे प्लानिंग करना है वो भी सिखाएंगे। फिर संबंधों को बनाना और निभाना, अपने जो मित्र है उनको, जो आप में से, चलो मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने शिक्षक मित्र ऐसे हैं कि जो अपने बचपन में आपके साथ पढ़ते थे, मित्र जो स्कूल में पढ़ते थे, उन मित्रों के साथ संपर्क में है और कितने संपर्क में, बताइए। हमारी जो जीवन की सफलता और सार्थकता है ना, कितने लोग संपर्क में हैं, बोलिए। चलिए, कुछ लोगों से आप संपर्क में हैं, बढ़िया, बहुत सारे लोग, बहुत अच्छी बात। तो बहुत अच्छा है। शहर में ये, हाँ, शहर में ये थोड़ा मुश्किल रहता है, बट ये मुझे अच्छा लगा कि आप लोग संपर्क में हैं। होता क्या है, जब आप उनसे संपर्क में रहते हैं ना तो आने वाले समय में आपका संबंध जो है ना वो बहुत मजबूत रहता है, और जीवन की जो सफलता और सार्थकता है ना वो संबंधों में ही है, उसके अलावा है ही नहीं। तो संबंधों को बनाए रखना, उसको निभाना बहुत जरूरी है। तो अपने परिवार के लोग, आप देखोगे हमारे जो संबंध, माता पिता ने जो संबंध बनाए हैं दूसरे लोगों के साथ, वो आज भी हमें कितने काम आ रहे हैं। तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरह से फायदेमंद रहेगा। तो हमारे छोटे छोटे संबंधों को निभाना, उनकी बर्थडे है तो फोन कर लेना, ठीक है, उनकी कोई स्पेशल डेट है तो उनको विश कर लेना, फिर खबर अंतर पूछ लेना, तबीयत की बात कर लेना, ये बहुत जरूरी है। तो ये हमें अपने मित्रों के साथ करना है। तो हमारा इस सप्ताह का एक नियत कार्य ये होगा कि आपके पुराने मित्र को ढूंढ ढूंढ के आप सबको कॉल करना है और उनकी तबीयत पूछनी है और कैसे हो वो कहना है, ठीक है। तो ये करेंगे। तीसरा जो है, तीसरा भाग जो मैंने बताया कि फोन पे लंबी बातें करना, कोई मिलने आ जाए तो उसे समय दे देना, ठीक है। फिर आईपीएल चल रहा है, अभी वर्ल्ड कप आएगा टी20 का, तो हम क्या सोचेंगे, अरे मैं वर्ल्ड कप नहीं देखूंगी तो विराट कोहली का क्या होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई वर्ल्ड कप तो मेरे लिए सबसे जरूरी है ना। तो हम वर्ल्ड कप को देखने के लिए अपने जो कार्य है वो उसको अधूरे कर छोड़ देते हैं, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि ये मेरा जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है, वर्ल्ड कप को देखना, टी20 मैच को देखना। नैपकिन लगी और पैर पहुंचो पूरे। ठीक है, हाँ, सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें। तो कई बार क्या होता है कि हमें ये समझना, फ्रेंड्स जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम के समय अगर फ्रेंड का कॉल आ जाता है या मिलने आ जाता है
तो उस समय हमें उसको कैसे मैनेज करना वो सीखना पड़ेगा। हम मन में ऐसे सोचते अरे मना कर दूंगा तो बुरा लग जाएगा, अरे वो मैनेज करना है हम सबको, ठीक है। और कई बार क्या होता है, ज्यादातर मैंने देखा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि वो दूसरों को मना नहीं कर सकते, ना नहीं बोल सकते, ठीक है, चैट बॉक्स में मैं मना नहीं कर सकती, कैसे, कितने लोग हैं बताओ। हाँ, देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम सुरभि जी नहीं कर पाती है मना, रूबी जी भी नहीं कर पाती है मना, फिर मैं तो हम सफर ही से, हाँ, ओके ओके, मैं भी तो देखो, आपको मैं एक सीक्रेट बता दूं, जो लोग अपनी लाइफ में अपने काम में के लिए दूसरों को मना नहीं कर सकते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, वो डिपेंडेंट रहता है, वो हमेशा दूसरों की सोचने में अपने काम पूरे नहीं कर पाते। तो जो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, उस काम के लिए दूसरों को मना करना सीखना पड़ेगा। और उसमें ऐसा नहीं है कि उनसे झगड़ा करना है, मना करना है तो हम बोल सकते हैं कि अभी मेरी एग्जाम है, अभी मेरा ये कार्य है, तो मैं जैसे ही ये कंप्लीट होता है ना आपसे बात करती हूँ, आप मेरे घर पे हम खाने का प्रोग्राम रखेंगे और मैं अपने हाथों से तुम्हें दाल बाटी खिलाऊंगा, ठीक है, ऐसा कह सकते। तो हम हमारा ये हमें कहना पड़ेगा तभी हम कर पाएंगे। हम अरे उसको बुरा लग जाएगा अभी मैं मना कर दूंगी तो, और हम कितनी चिंता में रहते हैं उसमें, फिर हमारा जो पढ़ाई का या फिर जो भी अगर काम है उसमें हम फिर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये चीज एक है जो हम सबको सीखनी है। फिर मोबाइल है जो समय हमारा बर्बाद करता है, ये तो हम सबको मालूम ही है ना। मोबाइल जो है ना, अब बताओ आप लोग मुझे कि मोबाइल का आविष्कार किस लिए हुआ था। हाँ, हमारे काम आसान करने के लिए, कि हमें हमको और मुश्किल में डालने के लिए। मोबाइल की टेक्नोलॉजी का आविष्कार क्यों हुआ, काम आसान करने के लिए ना, यस और नो। तो अभी काम मोबाइल से काम आसान हो गया है कि मोबाइल ने हमें दुविधा में डाल दिया है। अभी एक और सवाल है कि मोबाइल को हम चलाते हैं कि मोबाइल हमको चलाता है, बोलिए। मैंने देखा है कि हम मोबाइल के गुलाम हो गए। मैं यूथ को देखता हूं ना, तो ऐसा है कि मोबाइल उनको चलाता है, वो मोबाइल को नहीं चलाता। तो फिर कैसे होगा, टाइम ऐसे ही बहता जाएगा। हाँ, आपका लक्ष्य तय है और मोबाइल की टेक्नोलॉजी से आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, सीख रहे हैं नया नया, तो अच्छी बात है कि भाई आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। पर मैं देखता हूँ कि ज्यादातर लोग रात में भी सोते हुए, है ना, कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है, बट काम होता है तो करना पड़ता है। तो क्या करते हैं पता है, रात में जब सोते हैं घर पे तो वो हाथ में स्मार्टफोन होता है और वो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसा है कि नहीं। हम स्क्रीन को बदलते रहते हैं, चढ़ाते रहते हैं। पहले के जमाने में क्या था पता है, कि कोई काम नहीं होता था ना, आप खुद भी कहोगे कि पहले जब काम नहीं होता था ना, तो आदमी क्या करता था पता है, सिर खुजाता था ऐसे। काम नहीं होता था तो सिर खुजाता था। आजकल क्या है, काम नहीं है तो मोबाइल को ऐसे खुजाता, ऐसा हो। और इसने हमारा इतना समय ले लिया है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमारे विजय जैन सर उसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने हमारी जो 7 हैबिट्स के बारे में जो बताया पिछले सप्ताह, वो यही था कि हमारी आदतों में मोबाइल का गुलाम हमें नहीं बनना है, बल्कि हमें उसका मालिक बनना है। फिर टीवी है ना, तो टीवी पे बहुत सारी सीरियल्स आती है, अब मोबाइल में भी आ रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो उसमें भी हमें देखना है कि भाई वो, मतलब ऐसा है कि जैसा उसका टाइम होता है ना, हम तुरंत उसके सामने जाके बैठ जाते हैं, जैसे कि टीवी के भी हम गुलाम हो। तो टीवी भी हमें चलाता है, हम टीवी को नहीं चलाते।
फिर गप्पे लगाना, चुगली करना, ये काम तो हमारे क्या है कि मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि ये हमारे भारत का एक शौक है, गप्पे लगाना, चुगली करना, है ना। तो ये हमें बदलनी है आदतें। जिसके पास अपना सपना है, पूरा करना चाहता है, तो ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, यस और नो? ये 4 भाग होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये 4 भागों में से आपके लिए महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? वैसे तो चारों महत्वपूर्ण है, बट सबसे ज्यादा महत्व किसको देना है? ओके, मतलब इसको अगर इंग्लिश में कहे तो ये अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है। तो हम अर्जेंसी में जीते हैं तो इम्पोर्टेंट के ऊपर काम ही नहीं कर पाते। तो महत्व इम्पोर्टेंट को देना है, और इम्पोर्टेंट में अर्जेंसी समा जाती है, जबकि अर्जेंसी में इम्पोर्टेंट नहीं समाती। तो हमें अपने जीवन की जो प्रायोरिटी है, अग्रिमता है ना, उसको तय करना है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। जब तक मेरी प्रायोरिटी तय नहीं है, जब तक मेरा लक्ष्य तय नहीं है कि मुझे क्या करना है, तब तक मैं किसी को मना नहीं कर सकती हूँ। ऐसा ही होता है। एग्जाम प्रायोरिटी है तो मैं मना कर दूंगी, अभी कोई भी दोस्त से बात नहीं करनी है, फोन बंद करना है, डेटा रिचार्ज भी नहीं करवाना है, पूरा फोकस एग्जाम पे। Yes, बढ़िया, सेकंड, सही बात है। बाकी सब भी देखो, ऐसा नहीं है कि आईपीएल नहीं देखना है, दोस्तों से लंबी बातें नहीं करनी है ना, कभी कभी गप्पे भी लगाना, चुगली भी करना, ठीक है, पर वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो कि आपका आपका जो समय है वो 1, 3 और 4 में बीत रहा है सबसे ज्यादा, तो आप पूरी जिंदगी थके हारे ही जीने वाले हो, याद रखना। मगर आपका समय भाग 2 में बीत रहा है ज्यादा, तो 1, 3, 4 को आप अपनी मर्जी से उपयोग कर पाएंगे, मर्जी से चला पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हम तय करेंगे कि भाई मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, और उसकी एक लिस्ट जो है आप सबको बना देनी है। ठीक, ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। स्वयं प्रबंधक कैसे बने, तो अब उसको हम सीखते हैं कि भाई ये सब हमने सीख लिया, 4 भाग सीख लिए, कैसे करना है, क्या करना है, तो अब वो आयोजन कैसे करें, तो इसका भी एक तरीका है। तो हम देखते हैं क्या क्या तरीका है। पहले है कि हमारी जो अलग अलग भूमिकाएं है ना, वो स्पष्ट करें। तो क्या क्या भूमिकाएं रहती है हमारी सबकी, तो अब देखते हैं। एक भूमिका होती है कि मैं एक शिक्षिका हूँ, एक भूमिका होती है कि मैं बेटी हूँ, एक भूमिका होती है कि मैं बहू हूँ, एक भूमिका होती है कि मैं एक मित्र हूँ, एक भूमिका है कि मैं एक सिटीजन हूँ। सबकी अलग अलग भूमिका होती है। तो हमारी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए कि भाई कौन सी भूमिका के क्या लक्ष्य हो सकते हैं। एक बेटी का लक्ष्य अपने घर के लिए क्या हो सकता है, एक बहू का लक्ष्य अपने घर के लिए क्या हो सकता है, एक शिक्षिका का लक्ष्य अपने लिए क्या हो सकता है, और एक सिटीजन के रूप में मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, मैं समाज को क्या देके जाना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में आई हूँ तो ये दुनिया को मैं क्या देके जाना चाहता हूँ। तो वो भी एक लक्ष्य होता है। तो हमें हमारी पहले तो भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए कि मैं कितनी भूमिका में जीती हूँ। आप सब लोग इतनी भूमिका में जीते हैं कि नहीं जीते? बेटी की तरह जीते हैं, शिक्षक की तरह जीते हैं, ठीक है, सिटीजन है, मित्र है, बरोबर है, किसी की बहू बनेंगे आज नहीं है तो, और जो है वो है, बच्चे की माँ है तो बच्चे की माँ की भी भूमिका है, ठीक है, मौसी की भी भूमिका है। तो अलग अलग बहुत सारी भूमिका है जिससे जिस पर हमें जीना है और उसके लक्ष्य तय करना है। तो पहले जो स्वयं प्रबंधक सेल्फ मैनेजमेंट करना है, तो पहले अपनी भूमिका को स्पष्ट करना है। फिर हर भूमिका का लक्ष्य होता है कि एक बेटी के रूप में मैं अपने परिवार के लिए क्या करना चाहती हूँ, एक शिक्षक के रूप में मेरा क्या गोल है, एक बहू के रूप में मेरा क्या गोल है, एक माँ के रूप में मेरा क्या। अपने आप को म्यूट कर ले।
तो हमारा लक्ष्य क्या है वो हमें हर एक भूमिका में तय करना है, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, शिक्षक के रूप में, ठीक है। फिर उसका शेड्यूल करें कि भाई ये लक्ष्य है तो ये लक्ष्य पूरा करने के लिए मैं क्या शेड्यूल बनाऊंगा, क्या शेड्यूल बनाऊंगी, उसके लिए क्या क्या एक्शन लेने हैं, क्या क्या प्लान करना है, कब तक करना है, ठीक है। अब छोटी सी बात करें कि भाई मैं अपने मम्मी पापा को अपने पैसों से आ, आ, उनकी लग्न तिथि के ऊपर कुछ गिफ्ट करना चाहती, ठीक है। तो भाई ये एक छोटा सा प्लान करना है, तो भाई अगली लग्न तिथि आ रही है तो वो लग्न तिथि के लिए आप अभी से क्या काम करना शुरू करेंगे, किस तरह से पैसे जमा करेंगे, क्या क्या करेंगे वो तय करना है। अब मान लीजिए कि आपके क्लास में 50 छात्र है, उसमें से आप चाहते हैं कि भाई मैं इन छात्रों को इस विषय में ज्यादा तैयार करना चाहती हूँ, तो उसका प्लानिंग करें कि भाई आप अगले 3 महीने में किस तरह से पढ़ाएंगे जिससे इनका ये विषय की ये बातें सारी वो सीख जाएंगे, तो वो शेड्यूलिंग करना पड़ता है, ठीक है। अब सेल्फ मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात क्या है पता है, कि जो व्यक्ति अपने लिए सोचता है ना उसका वो बरोबर प्लानिंग करता है, नोट और पेन लेके बैठ जाता है, अपनी भूमिकाएं लिखता है, भूमिकाओं का लक्ष्य लिखता है और लक्ष्य के साथ उनका शेड्यूलिंग करता है कि भाई कब कब क्या क्या कैसे कैसे, ठीक है। और चौथा है कि जो भी शेड्यूल की तैयार किया है तो फिर मैं उसको दिन में बांट देता हूँ कि भाई आज क्या करें, आज इस लक्ष्य के लिए मैं क्या करूंगा, कल इस लक्ष्य के लिए मैं क्या करूंगा, परसों में क्या करूंगा। और ये क्या है कि ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है, बारीक बातें होती है, बट आपको एक बार क्लियर है ना तो वो अपने आप होते रहता है, ऑटोमेटिकली होता रहता है। जैसे कि हेल्थ की बात कर ले, तो भाई मान लीजिए कि हम में से किसी ने ऐसा लक्ष्य लिया है कि मुझे है ना अगले 3 महीने में मेरा 10 किलो वजन घटाना है, ठीक है। तो 10 किलो वजन मेरा घटाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं रोज है ना उसका शेड्यूलिंग बनाऊंगी, लक्ष्य को क्लियर कर लिया, फिर रोज क्या करना है, कितना श्रम करना है, कितना प्राणायाम करना है, कितना योग करना है, किस तरह के कार्य करने हैं, किस तरह का फूड लेना है ना, किस तरह के विचार करने हैं, वो सब मैं तय करूंगी और फिर उसके हिसाब से रोज उसके ऊपर काम करती जाऊंगी। जैसे जैसे मैं वो शेड्यूल के हिसाब से काम कर रही हूँ वैसे वैसे मुझे लगता है कि मेरा शरीर जो है उसमें वजन कम हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। ये 4 बातें हैं जो हमें अपने लक्ष्य के लिए तैयार करनी है। पहले अपनी भूमिका, फिर दूसरा भूमिका के बाद अपने लक्ष्य हर एक भूमिका के, तीसरा उसका शेड्यूलिंग और चौथा दिन के हिसाब से उसको क्या क्या कैसे कैसे करना है वो चेक करना है। इसमें कोई सवाल है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। क्लियर हो रहा है सबको, यस और नो? चलिए बढ़िया, तो सब लोग समझ रहे हैं। तो अभी आपको क्या है कि इस इस सप्ताह का जो नियत कार्य होगा ना वो यही होगा। पहले आपको अपनी भूमिकाएं देखनी है, सबके अपने अपने ड्रीम्स है कि नहीं है मुझे ये बताओ। हम हम खड़ा अपने ड्रीम है कि नहीं है, अपने भाई के लिए भी कोई कुछ करना चाहता है, अपने मम्मी पापा के लिए भी कुछ करना चाहता है, अपने स्वयं के लिए भी कुछ करना चाहता है, ऐसा है कि नहीं है ना। तो सब लोग अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपनी भूमिकाओं के अपने लक्ष्य तय करो कि भाई इस भूमिका में ये लक्ष्य है, इसमें ये है, और फिर उसका शेड्यूलिंग हम प्लान करेंगे। चलिए नेक्स्ट, तो अब उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, तरीका। अब ये सीख लिया कि भाई क्या क्या करना है ये हमने सीख लिया, अब कैसे करेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि भाई मेरा एक पहला तो ऐसा है कि भाई मैं अपने जो लक्ष्य है ना उसको 3 तरह से बांट सकती हूँ या बांट सकता हूँ। पहला है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मतलब लंबी अवधि। लंबी अवधि मतलब मैं आज से 10 साल 15 साल में अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक सोचा नहीं है ना तो सोचना शुरू कर दें।
अंदर से आपके हृदय में से क्या ऐसा एक फील आ रहा है कि आप क्या कार्य करने के लिए बने हैं? आप कौन सा कार्य अगले 15-20 सालों में करेंगे जिससे आपको लगता है कि आपका जो जीवन है ना वो परिपूर्णता की ओर बढ़ रहा है, एक फुलफिलमेंट है, एक सफलता, सार्थकता है और जिंदगी जीने का एक आनंद है। ऐसी कौन सी काम आप करना चाहते हैं? तो उसके बारे में आंखें बंद करके बरोबर सोचिए। अपने आप के साथ बैठे और सोचे कि लॉन्ग टर्म में क्या करना है। अभी तो मैं शिक्षक हूं, ठीक है, मैं आगे जाके भी शिक्षा व्यवस्था में ही रहना चाहती हूँ, तो मैं किस तरह की शिक्षक बनना चाहती हूँ, मैं उसको किस मुकाम तक ले जाना चाहती हूँ, उसको हमें विजुअलाइज करना, उसको वो फील है ना, उसके साथ हमें अपने आप को जोड़ना है। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हैं कि 20 साल में, मतलब हर साल मेरे पास 50 बच्चे आते हैं, तो अगले 20 साल में आप मान लीजिए कि 50 बच्चों के हिसाब से 1000 बच्चे आपके हाथ के नीचे से निकल जाएंगे। तो मैं 20 साल में ये 1000 बच्चों का भविष्य कैसे देख रही हूँ एक शिक्षक के रूप में, ये अपनी जिंदगी में क्या काम करेंगे, कैसे बदलाव आएगा, ठीक है। और क्या शिक्षा व्यवस्था में, मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें ऐसी तो क्या बात होगी कि जैसे वो बच्चे जो है ना वो पूरे उत्साह से, अपने जुनून से, पैशन से एकदम भरपूर होंगे और अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ भी, मतलब आप अपने लिए सोचे कि आपका आपका अल्टीमेट विजन क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, आप इस धरती पे क्यों आए हैं, मुझे भगवान ने इस धरती पे क्यों जन्म दिया, मैं क्या करने आई, मैं क्या करने वाला हूं, तो उसको सोचिए, उसके बारे में सोचिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में यही होता है ना। और उसको अगर आपको वो तसल्ली देता है आपके दिल को वो समझाता है कि हाँ, समाधान करता है कि हाँ ये, तो फिर बहुत बढ़िया। तो आप उसको लिखिए कि भाई मुझे तो ऐसा कुछ करना है अपने जीवन में। मैं अपनी जिंदगी में अपने 40 साल को, जब मैं 40 साल की होंगी या होऊंगा, 50 साल का होऊंगा, तो मैं अपने आप को इस पोजीशन पे, इस जगह पे देख रही हूँ। मेरा स्वतंत्र व्यवसाय होगा, हो सकता है मेरी खुद की स्कूल होगी, हो सकता है मैं एक कंसल्टेंट के रूप में काम करूंगा, हो सकता है मैं एक एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत बड़े पोस्ट पे होऊंगा, हो सकता है मैं गवर्नमेंट में, सरकार में जो पॉलिसी डिसीजन लेते हैं उस तरह की जो नीति आयोग होता है, तो वो नीति आयोग में मेरी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिससे मैं देश के लोगों का, देश के बच्चों का भला करूंगा। व्हाट जो भी मन में है ना उसको आप अच्छे से देखिए। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सबको क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है। दूसरा होता है ना, उसको हम दशक में देख सकते हैं, है ना। ये दशक की बात है, मैंने उसके भी थोड़ा एक्सटेंड किया कि अल्टीमेट फर्क क्या पड़ता है। आप उसको दशक में देखिए, 10 साल में, मध्यम अवधि में, पिछले कुछ वर्षों में, आने वाले 5-7 साल में आप कहाँ देख पा रहे हैं अपने आप को। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या कि अगले 2-3 साल में, है ना, जैसे कि आप सब लोग पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में काम कर रहे हैं, तो आप अपनी एक डिग्री अचीव करेंगे। वो डिग्री अचीव करने के बाद पढ़ाते पढ़ाते और भी कुछ नई डिग्रियां जोड़ना चाहेंगे, जिससे कि आपका जो एकेडमिक क्रेडेंशियल जो है वो बढ़े, और जिससे आपको और ज्यादा आगे जाके तरक्की हो, आपको ज्यादा अच्छी पोजीशन मिले, तो वो भी हो सकता है। तो ये 10 साल का एक प्लानिंग है। बट 10 साल के अलावा भी आपको अपने जीवन में जो भी अंदर से कॉल आता है, इनर कॉल जो है ना, अंदर की जो बात है, अंतरात्मा जो कहती है कि भाई तुम ये कार्य करने के लिए बने हो, ये कार्य करने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना है, तो ऐसी जो भी बात है आपकी पकड़ में आती है, आपको वो करनी चाहिए। चलिए, सबका क्लियर हो रहा है? यस और नो? कुछ पूछना है इसमें? कोई सवाल है मेरे शिक्षक मित्रों? ओके, बढ़िया। तो हाँ, अभी हमने 4 बातें देखी कि कैसे प्लानिंग कैसे करते हैं, तरीका क्या है वो हमने देख लिया कि उसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मध्यम और शॉर्ट टर्म, इस तरह के प्लानिंग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको धरातल पे कैसे ला जाए। तो धरातल पे लाने के लिए है साप्ताहिक योजना। तो आपको ये समझना पड़ेगा
कि टाइम मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट पूरी दुनिया में बहुत चला था। सबसे पहले क्या था कि हम ऐसे ही लिख लेते थे कि इतने इतने काम करने हैं, है ना। फिर हम लिस्ट बनाने लगे कि भाई लिस्ट बना लेते हैं, जो काम करते थे उसको टिक करते जाते थे, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। उसमें 50 काम होते थे तो 10 काम हो जाते थे, फिर 40 काम को हम कैरी फॉरवर्ड करते थे, ठीक है। फिर 40 काम में से फिर उसमें वापस 10 काम जुड़ जाते थे, फिर करते थे, फिर वापस 10 काम जुड़ जाते थे, कुछ घटते थे कुछ जुड़ते थे, कुछ घटते थे कुछ जुड़ते थे। तो होता क्या था कि उसमें होता ये था कि हमारे काम पूरे ही नहीं होते थे और हम थके हारे बाकी रहे बाकी रहे बाकी रहे, ऐसा होता। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है ना वो है साप्ताहिक कैलेंडर का, मतलब वीकली प्लान। आपको संडे के दिन अपने आप के साथ बैठना है और पूरे सप्ताह में या पूरे महीने भर में जितने भी काम है ना वो सारे कामों का जो लिस्ट है ना वो बना लेना। कि जैसे कि सुबह योगा करना, प्राणायाम करना, फिर बाजार में जाना, साग भाजी खरीदना, दोस्त को उसकी बर्थडे के ऊपर विश करना, अपने मित्र को मेल करना, ईमेल करना, अपना अपना बायोडेटा भेजना, फिर स्कूल में छात्रों को जो विषय पढ़ाते हैं तो वो विषय की तैयारी करना, और वो सब जितने भी काम है वो सारे काम आपने पहले लिस्ट कर लिए। अब एक बार आपने सारे कार्य लिस्ट कर लिए तो हुआ क्या कि आपके पास सारे काम तो आ गए। अब उस काम को पूरे सप्ताह में आप समय के हिसाब से प्लान करें कि ये काम मुझे मंडे करना है, ट्यूसडे करना है, वेडनेसडे करना है, कब करना है। अब जैसे कि योगा और प्राणायाम की बात आई तो उसमें टाइम तो फिक्स है कि सुबह 7 से 8 या 6 से 7, तो वो तो सारे सप्ताह में सुबह 6 से 7 का हो गया कि भाई ये सुबह 6 से 7 मुझे प्राणायाम करना है, योग करना है, ठीक है। बट उसके अलावा बाकी सारे जो काम है तो बाकी सारे काम जो है वो हमें अपने अपने हिसाब से, अपने अपने समय के हिसाब से वीक में प्लान करने पड़ेंगे कि मैं अपने दोस्त को चिट्ठी कब लिखूंगी, मैं अपना बायोडेटा कब भेजूंगी, घर की दिवाली की साफ सफाई है तो वो मैं कब करूंगी, सैटरडे को करूंगी, फ्राइडे को करूंगी। साप्ताहिक प्लानिंग जब हम करते हैं तो साप्ताहिक प्लानिंग का फायदा ये होता है कि जिससे हमें बहुत सारा स्पेस मिलता है कार्य करने का, और जो स्पेस मिलता है उससे क्या होता है कि हमें ऊर्जा मिलती है और हम थके हारे नहीं रहते। तो इसके ऊपर आप सबको सोचना है, और आप अभी तक क्या समझे उसको थोड़ा सा नोट आपको मुझे चैट में लिखकर भेजना है कि साप्ताहिक कैलेंडर से आप क्या समझे, वो आप चैट में लिखकर अभी मुझे बताएं। और कुछ सवाल है तो वो सवाल भी चैट बॉक्स में लिखें। एक ही मिनट। तो आप लोग साप्ताहिक कैलेंडर, हाँ बढ़िया। तो एलन मस्क जिस तरह से प्लानिंग करता है ना वो भी हम सोच सकते हैं कि उसका स्लॉट हम ले लेते हैं। उसका जो स्लॉट है ना वो स्लॉट हम तय कर लेते हैं कि भाई 4 घंटे का वो एक टास्क रखता है। एक ही मिनट था, मैं एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। सर आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं। हाँ ठीक है। तो मेरे मित्रों मैं ये कह रहा था कि आज जो लोग लिख रहे हैं कि सप्ताह के सभी कार्य को समयबद्ध करके रखना, पूरी पूर्व तैयारी करना बहुत जरूरी है। आपने लिस्ट बना लिया तो आपके पास क्या होगा कि एक लिस्ट आ गया कि इतने सारे कार्य आपको करने हैं, बट एक साथ करने जाएंगे तो हमेशा थकावट होती है और कुछ काम रह जाते हैं। तो साप्ताहिक कैलेंडर, और विश्व के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है, वो लोग साप्ताहिक कैलेंडर का उपयोग करते हैं, वीकली कैलेंडर। उसमें होता क्या है कि उनको अपने काम करने के लिए पूरा समय मिलता है, ठीक है। एलन मस्क ने भी एक बहुत अच्छे से तय किया है कि भाई
वो जिस तरह से काम करता है तो वो स्लॉट देता है कि पूरे दिन में ये 4 घंटे में सिर्फ यही काम करेंगे, उसके अलावा कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है। और 1 वीक प्लानिंग, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और सारे काम भी हो जाएंगे। बहुत सही बात है, बट ये हमें सिर्फ 1 सप्ताह के लिए नहीं, हमें पूरे महीने के लिए। आप अब मान लीजिए कि इस साल के आपके जितने भी काम है, आप मान लीजिए कि इस साल में आप एक धार्मिक यात्रा का भी प्लान कर रहे हैं, ट्रिप का प्लान कर रहे हैं परिवार के साथ, दिवाली के ऊपर जो भी प्लान कर रहे हैं, तो वो आप पहले से लिस्ट बना के रखें, फिर उसको साप्ताहिक कैलेंडर में अपनी अनुकूलता से आप फिक्स कर दें और फिर प्लान करें। अब देखिए कि जैसे ही आपका कैलेंडर जो है, साप्ताहिक कैलेंडर जो है, वो आपके घर में आपकी सामने लगा होगा, तो आप जब भी उसको देखेंगे ना, आप तुरंत प्लान करने लगेंगे, अरे हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन चाचा जी को बात करनी है, इस दिन दीदी के घर जाना है, इस दिन इनको बोलना है। तो सब हमारे सामने होता है ना, तो हमें क्या हमें हमारे लिए क्या होता है कि भाई हमारा कार्य तैयार है, अब हमें सिर्फ करना है। तो सबसे जरूरी क्या है इसमें, हमारे पहले दिमाग का इस्तेमाल होता है कि भाई अगले 1 महीने में, अगले 2 महीने में, अगले 3 महीने में, 1 साल में मैं अपने अलग अलग लक्ष्यों के लिए, अलग अलग भूमिका के अलग अलग लक्ष्यों के लिए क्या करना चाहता हूँ, वो तय हो गए, तैयार हो गए। फिर हम उसको फॉलो करते जाते हैं और जैसे जैसे वो पूरे होते हैं ना, हमारा जो जो बल है वो बढ़ता जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ, सप्ताह में करने वाले कार्य का विभाजन करना, पर सुनीता जी इसको हमें पूरी जिंदगी के लिए भी कर सकते हैं। मतलब साप्ताहिक कैलेंडर इतनी बड़ी प्रक्रिया है, बढ़िया प्रक्रिया। आप इसको सीख गए हैं ना, तो मान लीजिए कि आपके बहुत सारे काम आसान हो गए। और क्या होता है कि वो आपके सामने एक रेफरेंस की तरह रेडी होते हैं। हाँ, आज मतलब अगला रविवार है, तो अगले रविवार को मुझे क्या करना है, उसके बाद वाला रविवार आएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करना है, वो सब तैयार होता है। और उसमें क्या होता है कि बीच में अगर कुछ इमरजेंसी काम आ गया तो भी वो कार्य हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको ये बताता हूं, मैं किसी पक्ष से नहीं हूं, बट हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, वो प्रधानमंत्री जो है ना, वो 50-50, 100 साल का प्लान करते हैं और वो प्लानिंग के हिसाब से आज कार्य करते हैं। अगले 10 साल में ये योजना से क्या समाज में बदलाव आएगा उसका वो देख के प्लान करते हैं। जैसे नल से जल योजना अभी चल रही है, तो वो कितना फ्यूचरिस्टिक विजन है कि हर घर में नल से पानी आता है, तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है और कब तक हो जाएगी और उससे समाज को क्या फायदा होगा। तो ये पूरा बहुत दूर का 10 साल का, 15 साल का, 50 साल का, 100 साल का सोच के रखते हैं। तो इसी तरह हम भी अपने जीवन को बना सकते हैं। और ऐसा अगर हम करने में काबिल रहे या हम ज्यादा अपने आप से काम ले पाए, तो आप मान लीजिए कि आपका व्यक्तित्व है ना, महान व्यक्तित्व में बन जाएगा। और ये कोई ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं है, बस अपने खुद के ऊपर काम करके शुरू करना है समझते हुए, और फिर देखो जिंदगी बहुत बढ़िया और बेहतरीन होगी, आप जैसा चाहोगे वैसे होगा। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको ये समय प्रबंधन का सत्र? फिर आप अपने आप को तैयार कीजिए, है ना, लक्ष्य बनाए, हर एक भूमिका के लक्ष्य। बढ़िया, बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जब ये बात करते हैं। हाँ, ये सवाल एक आया, मुझे अच्छा लगा। सवाल किसका है? सुरभि जी का, कि 1 मंथ की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने सुरभि जी क्या बताया कि पहले तो आप जितने भी काम करने हैं वो काम की लिस्ट अगले महीने में जितने भी काम करने हैं उसकी लिस्ट बना लीजिए।
वो लिस्ट बना के फिर आप कैलेंडर लेके बैठ जाइए, या अपनी डायरी ले लीजिए, डायरी में भी वो डेट तो लिखी होती है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आप वो कैलेंडर का इस्तेमाल। सो रही हो तो वहां रखो मोबाइल। क्या बेटा? कौन हो जाता है संकेत जी, जो अनम्यूट हो गया है उनको म्यूट कर दीजिए। ठीक, चलिए मैं बात करता हूँ। सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखें, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। रियंका जी, रश्मि जी, स्वेच्छा जी, अपेक्षा जी, कहाँ चले जाते हैं आप लोग? आयुषी जी, चलिए तो बात ऐसी है, जो आपका सवाल है सुरभि जी, आपने आपने लिस्ट बना लिया, वो लिस्ट के साथ आप एक साप्ताहिक कैलेंडर लेके बैठेंगे और उसमें एक अगले सप्ताह का, फिर आने वाले सप्ताह का, फिर आने वाले सप्ताह का और आने वाले सप्ताह, अगले 7 दिन में करने वाले कार्य में। अब मान लीजिए कि आप ऐसा करते हैं कि भाई हर गुरुवार को मुझे 4 से 7 इस कोचिंग क्लास में पढ़ाने जाना है, तो आपने ये गुरुवार में लिख लिया 4 से 7 कोचिंग, फिर अगले सप्ताह के गुरुवार में भी लिख लिया 4 से 7 कोचिंग, फिर अगले, तो आपका 1 महीने का प्लानिंग में ऐसा हो गया कि भाई अगले महीने हर एक गुरुवार को आप 4 से 7 कोचिंग क्लास करने जाने वाले। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने ऐसा तय किया कि फ्राइडे को मैं अपेक्षा से मिलने जाऊंगी, अगले फ्राइडे को मैं आकृति से मिलने जाऊंगी, उसके अगले फ्राइडे को मैं अपने शिक्षक से जिन्होंने मुझे पढ़ाया है उनसे मिलने जाऊंगी, और उसके अगले फ्राइडे को मैं अपने स्कूल के जो पुराने दोस्त हैं उनसे मिलने जाऊंगी। ठीक है, तो आपने क्या किया कि अगले 1 महीने का प्लानिंग इस तरह से कर लिया कि ये फ्राइडे को आप क्या करेंगे, उसके आने वाले फ्राइडे को क्या, उसके आने वाले फ्राइडे को क्या। क्लियर हो रहा है? जो कार्य रेगुलर कर रहे हैं, मतलब आपके साप्ताहिक कैलेंडर में क्या होगा कि सुबह 6 से 7 में तो फिक्स हो जाएगा कि प्राणायाम है, योग है या घूमने जाना, प्राणायाम योग घूमने, या फिर प्राणायाम प्राणायाम प्राणायाम। क्लियर हो रहा है? मैं अभी आपको एक कैलेंडर भी आपके लिए रखता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी आएगा कि कैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मोटा मोटा आप लोगों को समझ में आ रही है। अब जैसे कि ये वीकली प्लानर है तो मैंने यहाँ रखा है, आप लिखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे वीकेंड, है ना, मतलब सैटरडे और संडे वो वीकेंड। अब ये एक सैंपल है, आपके एक टॉप गोल्स आपने लिख के रखे हर एक भूमिका के, कि भाई एक बेटी के रूप में मेरा ये लक्ष्य है, मित्र के रूप में मेरा ये लक्ष्य है, शिक्षिका के रूप में मेरा ये लक्ष्य। फिर उसमें थिंग्स टू डू, मतलब मैंने आपको बोला कि भाई आपने एक लिस्ट बना के रखा है कि भाई मुझे अगले सप्ताह अलग अलग भूमिका में, अगले 1 साल में या अगले 1 महीने में हम मेरी अलग अलग भूमिका में कौन कौन से काम है। जैसे कि दिवाली आ रही है तो घर की सफाई है, नए कपड़े लेना है, नए कपड़े खरीदना है, किसी को दिवाली की मिठाइयाँ लेनी है, देनी है, फिर गिफ्ट पैकेज तैयार करने हैं, तो ये सब भी टास्क तो है ना, हम करते ही है। बट हम ऐसे करते हैं कि भाई आता है और करते हैं, बट जब हम प्लानिंग से करेंगे तो और बेहतर तरीके से और क्रिएटिव वे से वो हो सकता है। ठीक है, तो ये वीकली प्लानिंग का एक वो है, और मैं आपके साथ एक और शीट शेयर करता हूं जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से आइडिया आएगा। जस्ट ए मिनट।
एक ही मिनट में उसको एनलार्ज कर रहा हूँ। तो मैं एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है? देखिए इसमें एक वीकली शेड्यूल लिखा है, टाइम पीरियड संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब उसमें समय लिखना है, तो सुबह 7 से 9, तो संडे को ये, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे। इसी तरह आप अपने हिसाब से समय लिखते जाइए और समय के हिसाब से आपको कौन से दिन कौन सी टास्क पूरी करनी है वो यहाँ पे मेंशन कीजिए, तो आपका साप्ताहिक कैलेंडर तैयार हो। ये हो गया साप्ताहिक कैलेंडर। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि अब साप्ताहिक हो गया, तो जो लोग साप्ताहिक करना चाहते हैं वो साप्ताहिक करें, और वो भी जरूरी है क्योंकि साप्ताहिक होगा तो और ज्यादा आइडिया आएगा। अब जैसे कि सॉरी, अब यहाँ पे मैं एक एनलार्ज करता हूँ, तो आप देख पाओगे कि ये पूरा मंथली है, मतलब तारीख के हिसाब से हर वीक का। तो आप साप्ताहिक भी कर सकते हैं, मंथली आप उसमें छोटे छोटे एक शब्द लिख के कर सकते हैं कि ये ट्यूसडे को ये वेडनेसडे को ये थर्सडे को ये, मतलब महीने में मेरे 5 मंडे, 5 ट्यूसडे, 5 थर्सडे है, तो मैं किस तरह से उसमें क्या क्या काम, क्या क्या आयोजन करूंगा। और ये जो है वो आपको अपने टेबल के ऊपर या अपने स्कूल में आपका जो कक्ष है उसमें प्रिंट करा के रखना है, ताकि आपकी आंखों के सामने रहेगा, तो आपको रोज वो हेल्प करेगा कि आज कौन से टास्क है, कल कौन से टास्क है, परसों कौन से टास्क है, और उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर पाए। क्लियर हो रहा है सबको? यस और नो? शिक्षक मित्रों, है ना? तो ये है, ऐसे करना है। अगर ये प्लानिंग हम करेंगे तो हमारे लिए पूरा महीना जीने का आसान हो जाएगा और हम अपने सारे कार्य भी पूरे कर पाएंगे। चलिए, तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूं, और स्क्रीन शेयर करते हुए जो आखिरी है उसके ऊपर बात करते हैं, और वो है हमारा नियत कार्य। तो नियत कार्य में क्या होगा कि हमें अपनी अलग अलग जो भूमिकाएं हैं, ठीक है, देखिए एक एडवाइस उसमें ये रखी है कि 21वीं सदी में समय बचाने के क्या क्या उपाय है। तो सबसे कठिन लगता है ना जो कार्य, उसको सबसे पहले करना है, ताकि हम हमारे लिए बाकी सारे कार्य आसान हो जाए। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विवेकपूर्वक उपयोग करना है, मतलब हमें उसका गुलाम नहीं बनाना है, बट हमें अपने लक्ष्यों के लिए उसका उपयोग करना है। काम के घंटे कम करें, मतलब क्या कि भाई हार्ड वर्क जो करते हैं वो करे, जरूरी है, बट उसमें स्मार्ट वर्क भी ऐड करें, ठीक है, तो उससे आपका काम का समय भी बचेगा। एक ही काम एक ही बार में करें, मतलब एक काम करते समय दूसरे 4 काम ना करें, तो क्या होगा कि जैसे ही वो काम पूरा होगा तो दूसरे काम के लिए आपका उत्साह बढ़ेगा। लोगों के साथ रचनात्मक समय बिताए, है ना, क्रिएटिव बने, जितने ज्यादा क्रिएटिव बनेंगे उतना अच्छा रहेगा। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए चुनौतियों का स्वीकार करें, मतलब अभी मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, तो अपने आप को चुनौती देते हुए सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करें, ठीक है, तो आपकी इच्छा शक्ति जो है वो और ज्यादा मजबूत होगी, और उसके हिसाब से आप और भी अपनी इच्छा शक्ति को ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। समय बचाने वाली चीजों को सीखते और स्वीकारते हैं। तो ये हमें देखना है कि हमारा समय कैसे बचता है, किस तरह से हम उसको सीखे, राइट। मोबाइल से कैसे बचा सकते हैं समय, क्लासरूम में कैसे समय बचा सकते हैं, हम अपना कार्य जो है वो किसी और को सौंप सकते हैं कि सारे कार्य मुझे ही करना है। मैंने कई घरों में देखा है कि मम्मी है या फिर वो अपने हाथ से ही सारे काम करती है, वो कभी ऐसा सोचते नहीं है कि चलो मैं ये काम किसी और से करवा दूं। नहीं, मुझे तो अपने हाथों से किए हुए काम पे ही भरोसा।
और ये भरोसे भरोसे में वो इतने एक्सटेंड हो जाते हैं, उनकी हेल्थ को भी नुकसान होता है। तो ये हमें समझना है कि हम क्या अपने काम को दूसरों में बांट सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो जो हमें समय बचा सकती है। तो नियत कार्य में क्या क्या करना है? तो नियत कार्य में एक है कि अपनी भूमिकाएं स्पष्ट करनी है, लक्ष्य तय करने हैं, शेड्यूल बनाना है, साप्ताहिक कैलेंडर बनाना है और रोज क्या करेंगे उसका काम करना है। तो आप सभी को अपने काम का लिस्ट बनाकर एक साप्ताहिक कैलेंडर कल बनाना है, ठीक है, और उसको रोज फॉलो करना है और फॉलो करते हुए ग्रुप में सबको अपडेट करना है। क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है, तो हम सब कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ दिक्कत है, हमने समझ लिया है। देखो, हम प्रयास करेंगे तो हम उसमें और क्या जोड़ना है उसके लिए हमारी आइडिया लगेगा। तो पहले हमें शुरुआत करनी है, जितना समझ में आया है साप्ताहिक कैलेंडर का उसका। तो भूमिकाओं के लक्ष्य, लक्ष्य के हिसाब से शेड्यूल, शेड्यूल के हिसाब से साप्ताहिक, साप्ताहिक के हिसाब से दिन। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसा लगा आज का सत्र? मजेदार, टू गुड, ओके। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जिसको अपने जीवन को है ना पूरी तरह जीना है। ठीक है, जीवन में सारे जो ड्रीम्स है अचीव करने हैं, ख्वाब जो देखे उसको पूरा करना है, खुश खुशहाल होते हुए हमें अपनी जिंदगी जीनी है। तो हमें ये कार्य सारे करने हैं। ये जो प्लानिंग है ना वो उसमें हमें मदद होता है। तो लंबी अवधि के लिए ये दुनिया को क्या देकर जाना चाहते हो, ये तय करो, ये सोचो, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या कर रहा हूँ आज, वो भी क्लियर होगा। और फिर धीरे 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 उसके ऊपर सारे कार्य बनते जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा एक दिन के लक्ष्य हासिल। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। संकित जी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, 5 मिनट और बढ़ गए हैं और मेरे सभी शिक्षक मित्र भी अभी तक जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। संकित जी, ओवर टू यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए जिन्होंने मंच प्रदान किया। सभी शिक्षक इतनी देर तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने बहुत बढ़िया तरीके से हम सभी को समझाया समय प्रबंधन के बाद कि किस प्रकार से हमें अपने समय का प्रबंधन करना चाहिए, समय सारणी बनाकर कार्य करना चाहिए। इन सभी बिंदुओं के बारे में सर ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया और बार बार सर ने सभी को सचेत किया है कि नियत कार्य बहुत जरूरी है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जलमति को सुजान, रसोई आवत जात है तिल पर पड़त निशान। इसी पंक्तियों को याद रखते हुए सभी लोग नियत कार्य अवश्य अनिवार्य रूप से भेजें। कुछ लोग तो भेजते हैं मगर कुछ लोगों का एक भी बार नहीं आता है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि नियत कार्य करके अवश्य भेजें। संकित जी, इस बार और उनके नाम घोषित कर दे ग्रुप में, जिन लोगों का पिछले सप्ताह नहीं आया था ना, उनके नाम घोषित हाँ कर सर, दीजिए। सुरभि जी कैसे मुंह छुपा रही है, देखो। जी सर, सभी के नाम आज ही ग्रुप पर रख देंगे, सारी फाइल ही। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि जन शिक्षा समृद्धि के द्वारा कोई भी वेबिनार किया जाता है तो उसके तत्पश्चात आप सभी की प्रतिक्रिया फीडबैक फॉर्म भेजा जाता है। तो मीटिंग खत्म होने के कुछ समय पश्चात ही मेरे द्वारा आप सभी को फीडबैक आपको लिंक भेजी जाएगी, संकित जी ने शायद भेज दी होगी। तो आप सभी को फीडबैक देना बहुत आवश्यक है। मुझे 23 लोग जुड़े नहीं थे। सर, थोड़ी देर में भेज दिया जाएगा आप सभी को फीडबैक फॉर्म। तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर उस फीडबैक फॉर्म को फिल कर अवश्य भेजें। और अब मैं आगे के अंतिम मंगलाचरण के लिए सुरभि जी सागर से निवेदन करूंगा कि वो
मंगलमय मंगलाचरण के साथ जरूर। सबसे कोई अंत करेंगे। सभी शिक्षक मित्रों को फीडबैक अवश्य भेजना है, ठीक है। तो मैं अपेक्षा रखता हूं कि मेरे सारे शिक्षक मित्र जो है, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया लर्निंग कर रहे हैं, नए नए लोगों को जन शिक्षा समृद्धि से जोड़ रहे हैं, उन सभी को फीडबैक देना भी आवश्यक है, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम और ज्यादा बेहतर इस कार्यक्रम को बना पाते हैं, ठीक है। तो मैं अपेक्षा रखूं कि आप सभी अपने फीडबैक भरेंगे, यस और नो। जल्दी से चैट बॉक्स में जवाब दीजिए और मैं मंगलाचरण की स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके सुरभि जी। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग आंसर दे रहे हैं। अभी तक 9 लोगों ने तो मुझे हाँ बोला है, 10 लोग हुए, बाकी लोग 11 हुए, 12 हुए। सभी को फीडबैक देना है, ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए, ठीक है। सब लोग पढ़ रहे हैं, चलिए। तो मेरी भावना स्क्रीन के ऊपर है। सुरभि जी। यस सर। महावीर भगवान की जय। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, बनकर सब युग वीर हृदय से शून्य रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि जी के लिए, जिन्होंने मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत किया। अब यदि किसी को कोई भी क्वेश्चन हो आज के वेबिनार के संबंध में, तो आप ग्रुप पर सामूहिक रूप से पूछ सकते हैं। अभी तो अपना समय बहुत ज्यादा हो गया है। फिर भी अभी अगर इसलिए- सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मैं जरूर हो सके हाँ। तो उत्तर देने की कोशिश करूंगा। कोई सवाल है आप मेरे शिक्षक मित्रों को? सुनीता जी को सवाल है। सुनीता जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए और पूछिए। आपके सवाल से बाकी लोगों को भी फायदा होगा। शायद उन्होंने हाँ उस संदर्भ में कहा होगा, ठीक है, अपेक्षा के संदर्भ में। चलिए बढ़िया। तो कोई सवाल नहीं है, आप अभी भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी विदा लेने का समय है। अगले सप्ताह मिलेंगे। दिवालियों की तैयारी भी चल रही होगी। दिवालियों की तैयारियों के बावजूद आप सभी को सत्र में जुड़ना है, और अगर उसमें कोई अपडेट होगा तो हम आपको जरूर जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सुबह कसरत करते घूमते ही आप जरूर ग्रुप में हमें बताएं। बहुत अच्छा लगा सभी से बात कर कर। जय जिनेंद्र सभी को।